हमारे क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह रहेगा आज का लेक्चर नंबर 2। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण जो है वो 1905 से 1915 तक चला था। ये मैं विस्तार से आप लोगों को सभी पढ़ा चुका हूँ। अलीपुर षड्यंत्र केस, मणिक तल्ला, पंजाब षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, है ना, मित्र मेला, अभिनव भारत, है ना, ये व्यायाम मंडल, और उसके बाद कमिश्नर रेन की हत्या। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो रहेगा अपना क्रांतिकारी आंदोलन का पार्ट नंबर 2। चल बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। देख, क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें सभी पढ़ेंगे अपन काकोरी कांड, सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड वगैरह, सभी विस्तार से चर्चा होगी। पहले तो ये समझो कि दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन आया क्यों? क्या पहले में कुछ कमी रह गई थी क्या? बिल्कुल हाँ। पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था तो उसमें जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों को सरकार ने पकड़ कर जो है उनको फांसी दे दी गई, किसी को काला पानी की सज़ा सुनाई दी गई। तो प्रथम चरण का क्रूर दमन किया गया। मतलब कुल मिला के पहले चरण जो है उसके क्रांतिकारी उनको पूर्ण रूप से जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, उनको सज़ा दे दी गई थी और उनको फांसी दे दी गई थी बहुत सारे लोगों को। उसके बाद क्रांतिकारियों को सज़ा देने के कारण द्वितीय चरण आया, ये मैं बता चुका हूँ अभी। अब क्या हुआ, 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम आया था और इसने सोचा, मतलब इनका उद्देश्य जो था वो मतलब भारत पे राजी करना था, पर इनने सोचा कि एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। तो इन्होंने बेटा 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया और भारत में सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया कि हम जो है जितने भी आपके लोगों को या भारतीय लोगों को हमने जेल में बंद किया है उन सबको हम रिहा करेंगे। तो भारतीय लोग मान गए। अब इसके तहत जो है बेटा होम रूल लीग वगैरह बहुत सारी चीज़ चल रही थी, तो ये सब भारतीयों ने बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन जो है वो बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा कांड हो चुका था। ठीक है, तो इन सब कारणों से भारतीय जो है, मतलब ये मान के चलिए अंग्रेजों ने बोला कि भैया हम जितने भी आपके राजनीतिक बंदी है उनको रिहा कर देंगे, आप लोग जो है हिंसात्मक कार्य मत करो। तो भारतीय लोग मान गए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे जो व्यक्ति हैं उनको रिहा कर दीजिए और हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु उसी टाइम 13 अप्रैल 1919 को बेटा एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और उसी समय बेटा एक रोलेट एक्ट आया था। अब रोलेट एक्ट जो है वो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको जो है शक हो तो आप उसको जो 2 साल की जेल में डाल सकते हो। अब ये भारतीयों के विपक्ष में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई लोग मारे गए थे। तो इन सब कारणों से भारत का माहौल बिगाड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा भारतीयों के मन में गुस्सा फूट फूट कर उमड़ रहा था और इसी कारण द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन आया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होगा कि सर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। असहयोग आंदोलन में भी क्रांतिकारी लोग थे। परंतु क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने 1922 में जब चोरी चोरा कांड हुआ तो आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो क्रांतिकारी लोगों ने बोले नहीं, अपनों को अहिंसा के मार्ग अपनाकर मतलब जो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अब हिंसात्मक मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कारणों से, सभी कारणों से क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण आया। ठीक, चल आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए समझिए, इसमें सबसे पहला आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक, क्या है HRA? इसका संस्थापक कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक है सचिन सान्याल। ठीक है, इनकी पुस्तक है बंदी जीवन और योगेश चंद्र चटर्जी। इसका स्थापना कहाँ है, स्थापना स्थान कहाँ है? तो कानपुर, अक्टूबर 1924 में। इनका मेन उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से मतलब हथियारों के द्वारा जो है औपनिवेशिक सत्ता मतलब जो हम पे राज कर रहे हैं, जो अंग्रेज राज कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकना या भगाना और संघीय गणतंत्र की स्थापना करा, मतलब एक बड़ा संघ बनाना। ठीक है, और भैया भारत राज्यों का क्या हो, संघ हो, ये इनका मेन उद्देश्य था। वयस्क मतदान हो, मतलब जो व्यक्ति वयस्क है वो मतदान करे सरकार के चुनाव में, और मनुष्य शोषण पे क्या करो, पाबंदी लगाओ। क्लियर है? मतलब व्यक्तियों को शोषण मत करो। अगर व्यक्तियों को लग रहा है कि हम काम करने के काबिल हैं तो उनसे करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। ठीक, अब इन संगठन के लोगों ने क्या करा, इन्होंने पीले पर्चे बांटना शुरू किया और जिसके हाथ में भी पीला पर्चा मतलब दिखता था, ये मान लो कि वो जन जागरूकता का अभियान चला रहा है, मतलब लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पीले पर्चे के माध्यम से प्रचार करते थे।
परंतु बहुत जल्दी ही सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को पीला पर्चे के साथ क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और भैया ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो कार्यभार है वो किस पे आ गया, रामप्रसाद बिस्मिल पे आ गया। क्लियर है अपनी बातें? तो अब जो है योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के बाद हम रामप्रसाद बिस्मिल पढ़ेंगे, ठीक, समझो। अब भैया इनको धन प्रबंध के लिए जो है बीजपुरा और द्वारकापुरी में 2 डकैती डालनी पड़ी। क्लियर है इतनी बातें? फिर रामप्रसाद बिस्मिल के घर जो है एक मीटिंग बैठी और इन्होंने काकोरी ट्रेन को रोकने की योजना बनाई, परंतु अशफाक उल्ला खान ने मना किया था, बोले ऐसा मत करो, सरकारी खजाना है वो, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो भैया जो काकोरी ट्रेन योजना है, इसकी योजना कहाँ बनी थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल के घर बनी थी। क्लियर इतनी बात है? ठीक, चल आगे की बात करते। ये थी काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक, समझो आगे। अब काकोरी ट्रेन एक्शन क्या हुई ये समझो इसको ना। तो 10 लोगों की एक टीम सहारनपुर से ट्रेन में सवार होंगे, सहारनपुर यूपी में है। अब ट्रेन का नाम था 8 डाउन्स ट्रेन। सहारनपुर से वो कहाँ जा रही थी, लखनऊ के लिए जाती थी। इस एक्शन में रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, इतने लोग शामिल थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक ट्रेन पर खजाना लूट लिया, जिसमें 4 जर्मन माउजर पिस्तौल का उपयोग किया था इन लोगों ने, ठीक है। इनके पास एक एक पिस्तौल थी, बढ़िया। मनमथ नाथ गुप्ता से गलती से एक अहमद अली जो है एक यात्री थे, वो मार गए, है ना, यही बात समझ में, वो गलती से मर गए इनके हाथों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 24 सदस्यों पर लखनऊ में केस चलाया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भागने में माहिर थे, तो वो तो भाग गए वहाँ से, ठीक है। अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी को केस के बाद गिरफ्तार कर लिया गया तथा पूरक केस चलाया गया। पूरक केस मतलब पहले भी अगर इन्होंने कोई गलती करी थी तो वो केस भी लाकर इन पर थोप देते थे, ठीक है। एक रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और एक राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। इन लोगों को भैया फांसी दे दी गई। अब याद रखना कब कब दी गई, तो मात्र राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को फांसी दी थी, बाकी सभी लोगों को 19 दिसंबर को फांसी दी थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोड़ा जेल में फांसी दे दी गई, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई, ये सब यूपी में है। अशफाक उल्ला खां को बेटा फैजाबाद में फांसी दे दी गई, उसके बाद रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। क्लियर है इतनी बातें? अब बात समझो आगे। एक व्यक्ति थे ठाकुर मंजीत सिंह, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में फांसी की सजा जो है इनकी आजीवन कारावास सजा बदलने को कहा था, ठीक है, परंतु इसको स्वीकार नहीं किया गया। मदन मोहन मालवीय ने भी माफ़ कीजिएगा दिमाग से क्या निकल, वायसराय के पीछे एक शिष्टमंडल भेजा था, वो बोला था कि एक काम करो, इन लोगों की जो है सजा जो है वो माफ़ करवा दो, परंतु वो भी अस्वीकृत हो गया। और एक बैरिस्टर मतलब भैया एक वकील थे जिनका नाम था मोहनलाल सक्सेना, इन्होंने सम्राट के पास पत्र भेजा, परंतु वो भी स्वीकार नहीं हुआ, ठीक। क्लियर इतनी बात है? चल अगला है नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 पंजाब में। इसके संस्थापक है भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा ने इस सभा का प्रारूप तैयार किया था। इनकी रचनाएं हैं फिलोसॉफी ऑफ क्लब तथा नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र। इनका उद्देश्य क्या था, तो एक तो व्यक्तियों में देशभक्ति जगाना और अंग्रेजों का शासन खत्म करके मजदूरों और किसानों का शासन स्थापित करना। यह गुप्त संस्था नहीं थी, ये बिल्कुल खुली हुई संस्था थी, ठीक। क्लियर इतनी बात है? चल अब नौजवान HRA पढ़ा चुका हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा पढ़ चुका हूँ, अब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना करी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर 1928 दिल्ली में। इसके सदस्य कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद तो थे ही से, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा और जयगोपाल, ठीक। इनका मेन उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। क्लियर है इतनी बातें? भैया HRA का क्या था, तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, ये HRA का था, और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना HSRA का था। और नौजवान भारत सभा का क्या था कि अंग्रेजों का शासन खत्म करके किसानों और मजदूरों का शासन लाना, ठीक है। अब HSRA ने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें एक सैंडर्स की हत्या थी 1928 में, असेंबली बम कांड 1929 में, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में। अब ये क्या थे, इनको समझो थोड़ा सा आप लोग, ठीक। देखो सबसे पहला है सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। अब इसके पीछे कारण क्या था, तो देखो बात समझो। 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ और 1928 में ये भारत आया, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे,
क्लियर है। साइमन कमीशन का गांधी जी ने जो है मतलब ये मान के चलिए पहले स्वागत किया था। उनको ऐसा लगा था कि साइमन कमीशन जो है वो हम भारतीयों के पक्ष में आया है और जांच करने आया कि भारतीयों की क्या दुर्दशा हो रही है। परंतु जब इनको पता लगा कि 7 के 7 लोग अंग्रेज हैं और ये तो भारतीयों के पक्ष में नहीं विपक्ष में आए हैं, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। ठीक, परंतु एसएसपी जे.ए. स्कॉट ने जुलूस निकालने से मना कर दिया और स्कॉट के एक सहायक पुलिस अधीक्षक थे एएसपी, जिसका नाम था जेपी सैंडर्स। इनके कहने पर लाठीचार्ज हुआ और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। जब इनके सर पर लाठी पड़ रही थी तो इन्होंने एक शब्द बोला था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ठीक, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है और शेर पंजाब भी कहा जाता है। ठीक, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पंजाब षड्यंत्र केस में, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और राजीत सिंह वगैरह। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एच.एस. आर्य ने भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने जे.ए. की हत्या कर दी। जे.ए. सैंडर्स जो है उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, मतलब उसका मारने का प्लान बनाया। और कब बनाया? तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और उसके एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने मतलब उसको मार डाला। किसको? सैंडर्स को। पर ये सैंडर्स को नहीं मारना चाहते थे, ये मारना चाहते थे बेटा स्कॉट को। किसको मारना चाहते थे? स्कॉट को मारना चाहते थे। पर ये पहचानते ही नहीं थे कि स्कॉट कौन है और सैंडर्स कौन है ना, इन्होंने देखा नहीं था। तो गलती से क्या हुआ, स्कॉट की जगह इन्होंने किसको मार दिया? सैंडर्स को मार दिया। और राजगुरु ने पहली गोली चलाई तथा भगत सिंह ने फिर गोलियां चलाई। इसमें 2 हेड कांस्टेबल भी शांत हो गए थे, जिनमें एक था चमन सिंह, जिनको आज चंद्रशेखर आज़ाद ने मारा था, और एक था एम.आर. कर्ण, जिसको भगत सिंह ने मारा था। ठीक, और इस योजना का प्रबंध किसने किया? सुखदेव ने किया। क्लियर है इतनी बातें? यही बात समझ में? चल आगे की बात करते हैं। अगला है असेंबली बम कांड 1929। ठीक है, असेंबली बम कांड 1929 कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। देखो समझो क्या था इसका। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल, मतलब लोगों की रक्षा करना, तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब इसका मतलब यह है कि मजदूर की हड़ताल को रोकना, ये पास होना था। अंग्रेज पास करवाना चाह रहे थे इसको। ठीक, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और भैया और भी उपस्थित लोग थे वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और साइमन भी उपस्थित थे। ठीक है, ये सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। अब क्या हुआ, इस असेंबली बम कांड को जो है मतलब ये मान के चलिए असेंबली में बेटा बम फेंकने, मतलब ये नहीं कि असेंबली को उड़ाना था, ये थे बस धुआं वाले जो है वो बम कांड कर रहे थे, ताकि जो है अंग्रेज़ अपनी बातों से, मतलब अंग्रेज़ जो है हम भारतीयों से डर जाए और भारतीयों के मन में जन जागरूकता फैल जाए। किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, केवल बेटा धुआं करना था वहाँ पे। यही बात समझ में? कहाँ पे? असेंबली में। ठीक, तो विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के अध्यक्ष थे तथा जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना और साइमन सभी उपस्थित थे वहाँ पर। ठीक, एच.एस. आर्य द्वारा भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बोले आप दोनों जाओ और वहाँ पे असेंबली में बम फेंको, है ना, किसी को मारना नहीं है, मात्र जो है बम इसलिए फेंकना है ताकि वहाँ पे धुआं हो और इंकलाब जिंदाबाद के पर्चे बांटना और साम्राज्य मुर्दाबाद के पर्चे बांटना, और ये भी कहना कि भैया बहरे लोगों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये बात हुई भैया। अब इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और आत्मसमर्पण भी कर दिया बेटा, भाग्य नहीं, है ना। इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि हम आत्मसमर्पण करेंगे तो भारतीयों के मन में जन जागरूकता फैलेगी, परंतु उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक, इनके पर्चों में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता होती है। इनके वकील जो है वो आसफ अली थे और इनके सरकारी वकील थे कौन? राय बहादुर सूरज नारायण। और सेशन जज जो है वो कौन थे? तो लियोनार्ड मिल्टन थे। ठीक, 2 माह में ही केस की सुनवाई में दोनों को क्या कही सुना दी गई? काला पानी की सजा सुना दी गई। क्लियर है इतनी बात? बाद में इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। पहले इनको दिल्ली जेल में रखा गया और फिर लाहौर षड्यंत्र केस के कारण लाहौर जेल में भेजा गया। अब ये लाहौर षड्यंत्र केस क्या है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वहीं पर इनके अन्य साथी सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास आदि लाए गए और भगत सिंह की रचना है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम अतिष्ठ। क्लियर है इतनी बात है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्लियर है इतनी बात है? चल आगे बढ़ते। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। ये क्या था इसको समझो आप लोग अच्छे से विस्तार से। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस क्या था इसको समझो। 10 जुलाई 1929 से 7 अक्टूबर 1930 का ये केस था। प्रथम बार
ये पहली बार जो है 1915 में गदर पार्टी के सदस्यों पर चलाया गया था। ठीक, सबसे पहले ये लाहौर षड्यंत्र केस जो है गदर पार्टी के सदस्यों पर लगाया गया। गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल ने स्थापित की थी। इसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, 1929 में भगत सिंह पर चलाया गया। यह केस लाहौर सेंट्रल जेल के स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित श्री कृष्ण के पास रखा गया था। यह कितने लोगों पर लगाया गया? तो 18 लोगों पर लगाया गया था। अब यह लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो बेटा सैंडर्स की हत्या जो है, यहाँ देखो इसमें लिखी है, इसमें सैंडर्स की हत्या, हेड कांस्टेबल की हत्या, डकैती, पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का प्रयास और हथियारों के कारखाने पकड़ना आदि मुद्दे शामिल थे। इसमें मेन उद्देश्य था सैंडर्स की हत्या। तो इसको ये लाहौर में हुई थी, तो यही लाहौर षड्यंत्र केस था। क्लियर है इतनी बातें? तो ये सैंडर्स की हत्या वाला मामला था, लाहौर वाला, तो इसलिए इसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता था। ठीक, क्लियर इतनी बातें। 5 मई 1930 को 3 जज जे कोल्ड स्ट्रीम, आगा हैदर और हिल्टर की कमेटी ने 7 अक्टूबर को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 की फांसी की सज़ा का फैसला सुनाया। पहले इनको काला पानी की सज़ा हुई थी, परंतु बाद में फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। ठीक, ज़्यादा विरोध होने के कारण, क्यों? क्योंकि भारतीयों के मन में फूट फूट कर गुस्सा उमड़ रहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उस समय भारत की आन शान थे, तो भारतीयों ने जो है थोड़ा सा गुस्सा जाहिर कर दिया था और भारतीय लोग जो है वो उपद्रव मचाने लग गए थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ो। और गांधी इरविन समझौते में भी 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी जो है मतलब उसको खत्म नहीं करवाया था। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? मतलब उनको आज़ाद नहीं करवाया था। तो इन सभी कारणों से भारतीयों के मन में जो है असंतोष फैला हुआ था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा महासंग्राम हो जाए, तो उन्होंने 24 मार्च के एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को 7:30 बजे ही उनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद फिरोजपुर में शव जलाने की नाकाम कोशिश की गई। मतलब फिरोजपुर में इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इनका शव जला देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, परंतु भारतीयों को पता लग गया और वो वहाँ चले गए थे। भगत सिंह फांसी के पूर्व जो है लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, कि भगत सिंह जो है वो अपनी फांसी के पहले जो है किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? तो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तथा जेलर ने कहा था जब उनको फांसी हो रही थी कि ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल रहा है। क्लियर है इतनी बातें? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी जी वापस जाओ के नारे दिए गए, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए तथा जो गांधी जी है उनको काले झंडे दिखाए गए। परंतु गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी जी ने राजनीतिक बंदी को रिहा करने की बात कही थी कि भैया जिन्होंने हिंसात्मक कार्य किए हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। भगत सिंह ने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को पत्र भी लिखा था, परंतु उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्लियर है इतनी बातें? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भैया चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में कुछ बातें आप लोग जान लो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी क्रांतिकारी है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग बेटा उनकी जीवनी चाहते हैं, उनके बारे में विस्तार से सारी जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कम से कम 15-20 वीडियो ऐसे ही बना दूंगा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, ये सभी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मतलब कमेंट मतलब पूरा जो है विस्तार पूर्वक दे दूंगा जानकारी। अगर आप लोग चाहते हो तो अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इनके बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को भावरा के अलीराजपुर के भावरा नामक ग्राम में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में। ठीक, इनके पापा का नाम था सीताराम तिवारी और इनकी माता का नाम था जगरानी देवी। 1924 में ये HRA के सदस्य बने। उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। 1928 में HSRA की स्थापना करी, उन्होंने पढ़ा चुका हूँ सब। और 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या करी, जो आपको पढ़ा चुका हूँ कि 17 दिसंबर 1928। 23 दिसंबर 1919 को गांधी इरविन इन्होंने क्या करा? इरविन की हत्या का प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि इरविन ने जो भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई थी, है ना, तो इनको गुस्सा आ रहा था। और 23 दिसंबर 1929 को गांधी जो इरविन है इनकी हत्या का इसने प्लान बनाया था कि एक काम करो, इसको मार देते हैं। परंतु इरविन क्या हो गया भैया? बच गया। मतलब ये मान के चलिए बेटा कि उस समय ट्रेन वगैरह चल रही थी, तो वहीं पे बेटा पटरी के पास ये मारना चाहते थे, परंतु इरविन जो है वहाँ पे बच गया था। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जो है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे
और इनका मतलब कोई मुखबिर होगा, मतलब कोई धोखेबाज होगा। इन्होंने बेटा उनने सूचना किसको दे दी? अंग्रेजों को। और इंस्पेक्टर नोट बाबर जो है वो सिपाही ले आया और आज़ाद ने अपनी ही पिस्तौल से स्वयं को गोली मार ली। क्लियर है? नहीं बात है? आज़ाद का कहना था कि आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ठीक है, अगर मरूंगा तो मैं अपनी गोली से, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। नोट बाबर आज़ाद की पिस्तौल ले गए, परंतु 40 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयास से वापस ले ली गई। क्लियर है इतनी बातें? तो चंद्रशेखर आज़ाद की बेटा शहादत को हम सलाम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर वो बलिदान नहीं देते तो बेटा भारत में इतनी बड़ी क्रांति नहीं आती और शायद हम अभी तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहते। आज़ाद ने बाद में HSRA की कमान जो है वो यशपाल, मतलब आज़ाद के बाद जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी जो कमान है वो यशपाल ने संभाली, परंतु उनको भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही 1937 में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। कभी पूछे आपसे कि भैया 1937 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो गोविंद वल्लभ पंत। और सभी कैदी जो है वो क्या कर दिए गए? छोड़ दिए गए जो बंद थे। ठीक है, गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा कि क्रांतिकारियों को बम पूजक कहा गया। यही बात समझ में कि क्रांतिकारी जो है वो केवल बमों की बात करते थे। ठीक, ये गांधी जी ने कहा। चल, अगला है लाहौर जेल अनशन, जतिन दास की शहादत। ये क्या था समझो भैया। लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था इन पर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास वगैरह इन पर, तो इनको लाहौर की जेल में रखा गया था। अब वहाँ पे क्या हुआ भैया? इन सभी ने भूख हड़ताल कर दी। अब भूख हड़ताल क्यों करी? क्योंकि इनको अच्छा खाना नहीं मिल रही था, है नहीं, स्वच्छ कपड़े नहीं मिल रहे थे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए नहीं मिल रही थी, और भैया असम्मानजनक कार्य जो है वो ज़बरदस्ती करवा रहे थे। यही बात समझ में। और उसके बाद जो है मतलब इनको जो है बंदी बना लिया गया था, मतलब ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे रहे थे, खाना अच्छे से नहीं दे रहे थे। तो इनकी मांग थी कि हमें राजनीतिक बंदी बनाकर यूरोपीय स्तर की सेवा दी जाए। मतलब जो आप लोग किसी अंग्रेज, मतलब जो कोई अंग्रेज अगर गलत काम करता था और अगर उसको जेल होती थी तो उसको अच्छी सुविधाएं देते थे ये। तो जैसे आप अंग्रेज मतलब लोग जो जेल में हैं या अंग्रेज कैदी है, जिनको आप लोग ऐसी सजा, मतलब ऐसी सुविधाएं दे रहे हो, ऐसी सुविधाएं हमको दो। स्नान के लिए बढ़िया अच्छी जगह दो हमको, स्वच्छ कपड़े दो, पत्र पत्रिकाएं दो पढ़ने के लिए, असम्मानजनक कार्य हमसे ज़बरदस्ती मत करवाओ। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 81 दिन तक जो है मतलब भूख हड़ताल करी, और अन्य सभी लोगों ने 53 दिन तक करी, और जतिन दास ने 63 दिन तक भूख हड़ताल करी, और 24वें दिन जतिन दास की क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव भेजो भैया, मतलब इन्होंने काम रोको प्रस्ताव निकाला और भैया इनकी मांगे जो है वो मानी गई। जतिन दास के शव को लेकर लाहौर से कहाँ लाया गया? कलकत्ता लाया गया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, चल। अब उसके बाद समझो क्रांतिकारी घटनाओं में कुछ और चीज़ें आती हैं। एक आता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसको चलाया था किसने? सूर्यसेन ने। इसका पहले नाम था चटगांव शस्त्रागार आर्मी, परंतु बाद में इसका नाम बन गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से प्रेरित थी ये। यही बात समझ में? ठीक है, देखो इसको समझते। सूर्यसेन और उनके शिष्य अनंत सिंह ने साम्य आश्रम की स्थापना करी तथा चटगांव रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी। बाद में इसका नाम पड़ गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू का जो स्वागत है सुभाष चंद्र बोस के कई सैनिकों ने वर्दी पहनकर किया था। उसी से प्रेरणा मिली और इनका उद्देश्य था हथियारों का प्रशिक्षण देना, और चटगांव जो है इसके चटगांव के पुलिस शस्त्रागार और सैनिक शस्त्रागार को लूटना, और जो रेल डाक है इसको ध्वस्त कर देना या इसको खत्म कर देना। क्लियर है इतनी बातें? यही बात समझ। चटगांव कहाँ था? बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ जो है चटगांव रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी सूर्यसेन ने। बाद में इसका नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस की जो सैनिक पद्धति थी उससे प्रेरित थी ये। ठीक, और इनका मुख्य उद्देश्य था चटगांव शस्त्रागार को लूटना और रेल डाक जो है इनको ध्वस्त करना। इनकी सेना में 2 महिलाएं भी थी, जिनका नाम था, एक का नाम कल्पना दत्त और दूसरी का नाम था प्रीति लता वाडेकर। ठीक है, ये 2 महिलाएं भी थी इनकी सेना में। 18 अप्रैल 1930 को सुबह 9:30 बजे का इन्होंने समय चुना लूट के लिए, और पुलिस शस्त्रागार जो है इन्होंने लूटा, और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो गणेश घोष को बनाया गया। ठीक, और ये इस लूट में क्या हुआ बेटा? सफल हुए। अब इसके बाद पुलिस शस्त्रागार तो इन्होंने लूट लिया, फिर इन्होंने सैनिक शस्त्रागार को लूटने की प्लानिंग बनाई, और इसका अध्यक्ष बनाया इन्होंने लोकनाथ बाउल को।
तथा चटगांव को आज़ाद घोषित कर दिया और बोला कि एक काम करो, आज से यहाँ अस्थायी सरकार का हम गठन कर रहे हैं, और सूर्यसेन को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। ये बात किसको पता लगी? सरकार को, अंग्रेजों को, और भैया अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया। ठीक, सूर्यसेन 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और उसके नेस्र सेन के धोखे के कारण सूर्यसेन के साथ 12 जनवरी 1934 को तारकेश्वर दत्त को भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक, प्रीति लता वाडेकर ने जहर खा लिया तथा कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, ये 2 महिलाएं हैं, अभी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। गणेश घोष और लोकनाथ बाउल को काला पानी की सजा सुनाई गई। गणेश घोष जो पुलिस शस्त्रागार के अध्यक्ष थे लूटने में, और बेटा लोकनाथ बाउल जो सैनिक शस्त्रागार लूट में अध्यक्ष थे, इन दोनों को काला पानी की सजा सुनाई दी गई। ठीक, और उसके बाद जो है सूर्यसेन को फांसी की सजा दे दी गई, कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रीति लता वाडेकर ने जो है वो जहर खा लिया। ठीक, और कुछ क्रांतिकारी घटनाएं देखते हैं, 2-3 और बची है। देखो, इससे प्रेरित होकर बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसमें एक है बीना दास की घटना। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। दीक्षांत समारोह मतलब डिग्री, जब कोई व्यक्ति डिग्री कर लेता था तो उसको डिग्री दी जाती थी, तो वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता था। तो उसमें बंगाल के गवर्नर जो है स्टेनले जैक्सन पर इन्होंने गोली चला दी, परंतु वह बच गया और बीना दास को 10 साल की क्या हुई? जेल हुई। क्लियर है इतनी बातें? एक था कोमिल्ला, बंगाल। भैया कोमिल्ला की 2 छात्रा जो थी, जिनका नाम था शांति घोष एवं सुनीति चौधरी, और वहाँ के जिलाधिकारी की इन्होंने क्या कर दी? चल, तो कोमिल्ला कहाँ था? बंगाल में। और कोमिल्ला की 2 छात्रा है, जिनका नाम है, एक का नाम शांति घोष और एक का नाम है सुनीति चौधरी, और वहाँ के जिलाधिकारी की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। पंजाब में हरि किशन ने पंजाब के गवर्नर जनरल को मारने की कोशिश करी। तो ये था आप लोगों का बेटा क्रांतिकारी आंदोलन का 2nd चरण। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो डबल से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9575322928 इस पर आप लोग मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।